अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान जहीर। आईसीसी वर्ल्ड कप में आज होगा कड़ा मुकाबला भारत वर्सेस न्यूजीलैंड। दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो उनके दरमियान आज सख्त मुकाबला होने वाला है, जिसकी बड़ी वजह वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन की जंग है। दोनों टीमों में से जो भी फातिह हुआ उसे पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन मिल जाएगी। और जब हम स्ट्रॉन्ग टीम्स की बात करते हैं, अच्छी कंसिस्टेंट टीम्स की बात करते हैं, इंडिया का भी नाम आता है और उसी तरह अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल। तो आज हमें आई एम श्योर एक बहुत अच्छा मुकाबला, एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं टीम न्यूजीलैंड को, किसी ने पूछा नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि टीम न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रही हूं। आज का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप का टकरा कहा जाए तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि दोनों टीम जो है अनबीटेबल है जी, और कोई मैच नहीं हारी। तो ऑब्वियसली ये एक बैटल है ऐसे कंपटीशन के लिए, वर्ल्ड कप के एक ऐसे कंपटीशन में लिए जिसमें अपनी धाक बैठानी है और उन्हें बताना है कि हम दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग साइड है। तो मेरा ख्याल है ये डिबेट जब से ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ हम करते चले जा रहे हैं कि जी कोई कहता है इंडिया नंबर 1 साइड है, कोई कह रहा है न्यूजीलैंड नंबर 1 साइड है। मैं तो वैसे इन दोनों से ऊपर साउथ अफ्रीका को रखता हूँ। मेरा मानना ये है कि साउथ अफ्रीका नंबर 1। लेकिन आज की अगर मैच की बात करें, व्हाट टीम आर यू सपोर्टिंग? जी डेफिनेटली, एंड आई एम वेरी प्रीटी श्योर पूरा पाकिस्तान न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा होगा। पता नहीं क्यों, क्या रीजन है। अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट इनके लोग बड़े अच्छे लगते हैं, है ना? बड़े सिविलाइज्ड, बड़े कल्चर्ड, बड़े सोफिस्टिकेटेड, वेल मैनर्ड। और इवन दो के 2 वर्ल्ड कप के फाइनल हारने के बाद भी जिस तरह वो कंपोज रहे। अच्छा, नॉर्मली जो एग्रेशन आता है लोगों के अंदर, बिहेव ऑड करते हैं, बट इनकी सबसे अच्छी चीज जो रिएक्शन आता है, हमने देखा इंडिया की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट एट टाइम्स कर जाते हैं। लेकिन इरफान साहब, बड़े इवेंट्स में आके लोग अक्सर चोक कर जाते हैं और वहां पर फिर थोड़ा ये एक बड़ी लंबी डिबेट है और ये मैं थोड़ी परेशान हूँ इस चीज को सोच के, क्योंकि कहते हैं 60-70 लाख की आबादी है, कोई बात नहीं, हार भी जाएंगे तो किसी ने क्या कहना हमारी तरह थोड़ी है 24 करोड़ 25 करोड़ गालियां पड़ती है फिर भी बात नहीं आते। मेरा ख्याल है अपने गेस्ट की तरफ भी बढ़ते हैं जी। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बात की जाती है तो इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन हो रही है। उसकी रीज़न साहब आप जानते हैं कि 2 पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड हमारा इस गेस्ट है और अभी इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और उनका साथ दे रहे हैं उनके एक और साथी 922 के हीरो आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी संडे भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि हमने तो संडे को भी आना है। तो हाउ डू यू फील कमिंग एवरी डे टू ऑफिस? संडे इज फन डे बेसिकली। मैचेस हैं तो फन। इसके बाद पता क्या होना, जैसे आप आते हो ना कोई एक महीना रह के यूएस या ऑस्ट्रेलिया, तो जेट लैग आपको पड़ता है। इस वर्ल्ड कप के बाद भी ऐसे ही होना, सारी रूटीन ऊपर नीचे हो। मुझे पता क्या लगता है कि आप जब वर्ल्ड कप खत्म होता है ना, आपने खुद गाड़ी में बैठ के आगे इधर पहुंच के बैठा रोज आओगे, हेलो अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहता आप किधर, मेरी ट्रांसमिशन में। अच्छा, वैसे ये मैं कहती हूँ कि ये एक्साइटमेंट भी होती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये होता है कि हमने आना होता है जब हम आते हैं। और जब आप लोग आते हैं, लेजेंड्स ऑफ कोर्स, तो लोग आप लोगों को सुनना चाहते हैं, आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहते हैं टीम्स के बारे में। तो एक तरह से लोगों का भी फायदा हो जाता है, हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। लेकिन अगेन संडे इज एक्चुअली फन डे ट्रांसमिशन करने के बाद। तो मैचेस इतने जबरदस्त हों तो मेरा ख्याल है ये तो मुकाबले। इट इज फन डे, यस। अच्छा, लेकिन इरफान साहब पता नहीं क्यों आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग कि अगर पाकिस्तान की टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करती रही और इसी तरह से 9 मुकाबलों के बाद भी अगर इस वर्ल्ड कप का हिस्सा रही तो फिर एक्साइटमेंट लेवल हमारा और भी ज्यादा होगा, मोराल अच्छा होगा और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली, चले इस पे बात में करेंगे। अभी हम कल के मैच की बात करते हैं। रमीज सर का कमेंट ले लेते हैं। सर, अगर कल के मैच की बात की जाए तो श्रीलंका ने 5 विकेटों से विक्ट्री अपने नाम की। बहुत अच्छी उन्होंने फाइट की और बहुत जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी। फिर स्पेसिफिकली अगर हम समा विक्रमा की बात करें तो मैन ऑफ द मैच भी रहे और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उन्होंने एक सेंचुरी बनाई। उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं और ओवरऑल श्रीलंका की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, टेस्ट सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे श्रीलंका में और बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस थी। कई प्लेयर्स जो होते हैं वो वाइट बॉल क्रिकेट के लिए बने होते हैं और ये टिपिकल वाइट बॉल स्ट्राइकर है, टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, इसलिए कि रन चेज में अगर आप 90 करते हैं तो बहुत बड़ी इनिंग्स होती है। सो फॉर्म प्लेयर हैं और उस फॉर्म का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि श्रीलंका को देखिए ढारस तो बनाएगा। नीदरलैंड्स ने फाइट बैक बहुत अच्छी की, मगर श्रीलंका को रन चेस करना था और फंस गए थे क्योंकि 130 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे और पिच भी थोड़ी सी नरम गरम थी। सो बहुत अच्छी इनिंग्स खेले जी। रमीज भाई, एक डबल हेडर था ऑब्वियसली और कल जो दूसरा मैच था वो बहुत बड़ा मुकाबला था साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का। साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो मेरा ख्याल है कि इस वर्ल्ड कप की सबसे खूबसूरत क्रिकेट अगर कोई टीम खेल रही है तो वो साउथ अफ्रीका कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा।
माइंडसेट की बात करें, अप्रोच की बात करें, पावर हिटिंग की बात करें, स्किल लेवल की बात करें, तमाम कंपोनेंट्स को वो देखते हैं, वो पूरा करते चले आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस को, और ये एक वन साइडेड कर देना हर मैच को, अगर पहले बैटिंग मिलती है तो बिल्कुल वन साइडेड कर देते हैं इनिंग्स को, उसको कैसे देखते हैं? देखें, कंडीशंस भी बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है कि वैनकड़े में लंबे रन्स होते हैं, जैसे बेंगलोर में लंबे रन्स होते हैं, इसी तरह से वैनकड़े भी बैटिंग फ्रेंडली एक स्ट्रिप है। अब देखना ये है कि ये मेंटेन कर सकते हैं इस रिदम को, इस ब्रूटैलिटी को, क्योंकि हमेशा साउथ अफ्रीका के जब भी बात होती है तो दिल धड़कता रहता है कि पता नहीं कब चोक करेंगे, कहाँ पे आके सिली मिस्टेक कर देंगे, और इसकी एक हमें ट्रेलर मिला है जो नेदरलैंड से मैच आ रहे हैं, बट ऑन द डे बहुत आला इनिंग्स खेले, पूरी टीम ने लड़ा है, और वो जिसको कहते हैं ना इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड की बहुत बड़ी टीम है, एक प्रेजेंस है, उनकी फैन फॉलोइंग है, मीडिया उनके साथ होता है इंग्लैंड के, और फिर फॉर्मर चैंपियंस है, तो उससे बिल्कुल भी घबराए नहीं वो। सो इस लिहाज से भी मेंटल लिफ्ट भी थी, और टेक्निकल एतबार से तो बिल्कुल ही पछाड़ दिया। सो और फिर फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, ये नहीं है कि कोई आके ये सोचता है कि मैं आउट ना हो जाऊं, या मैंने अब पार्टनरशिप लगानी है, या मेरा 50 जो है वो हो रहा है तो मैं स्लो डाउन कर दूं। इनफैक्ट मेरी एरन फिंच से बात हो रही थी उस दिन ऑफ एयर, जब वो यहाँ पे कमेंट्री कर रहे थे, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान या एशियन जो बल्लेबाज हैं, सबसे अच्छा वक्त उनको बॉल करने का है जब वो माइलस्टोन के पास होते हैं, क्योंकि उस पर वो स्लो डाउन हो जाते हैं। सो एक इंप्रेशन है जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड का है कि जो सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स हैं, जैसे ही 50 होता है या 100 होता है, ये अपने लिए खेलना शुरू कर देते हैं। मगर साउथ अफ्रीका का आप देखें, कभी भी क्लासन ने 60 बॉलों में 100 कर दिया, कभी उनके जेहन में भी नहीं आया, बल्कि चौका मार के 100 किया था। सो ये चीजें हैं जो कि देखने वाली हैं, और बहुत बड़ी इनिंग्स खेल लिया, क्रैम्प पड़ रहे थे क्लासन को, साथ एक टेल एंडर खेल रहा था, जिन्होंने बैट्समैन वाले माइंडसेट जो है, उन्होंने जैनसन ने बैटिंग की, पार्टनरशिप 160 की लगा दी, और ऑलमोस्ट 12 रन्स एंड ओवर के हिसाब से गए। तो ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है साउथ अफ्रीका की। बिल्कुल। आके भाई आपसे भी यही चीज़ जानना चाहेंगे कि एक माइंडसेट की जो बात है, जो गेम अवेयरनेस की बात करें, जब मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करें, वो ऑल टुगेदर चेंज हो रही है, और ये डिफरेंस बड़ा एविडेंट होना शुरू हो गया है। इसी मॉडल पे इंग्लैंड ने सक्सेस हासिल की, और साउथ अफ्रीका ने भी देखा कि अगर हम कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं तो हम शायद उसको बीट नहीं कर पाते, और उन्होंने जिस अप्रोच के साथ खेलना शुरू किया, चाहे आप ये खूबसूरत चीज़ ये है कि हर एक को चिप इन कर रहा है। किसी मैच में हम देख रहे हैं तो डीकॉक कर रहा है, किसी में दुसन कर रहा है, किसी में क्लासन ऐसी इनिंग्स खेल रहा है, फिर मकरम को मौका मिल रहा है वो कर रहा है, और हैंड्रिक्स की कल भी इनिंग्स, और फिर जो आपकी टेल है वो भी उतनी ही तगड़ी है जितने बेटर है। तो इस अप्रोच को, इस माइंडसेट को कैसे देखते हैं जो डिफरेंस नज़र आ रहा है बाकी टीमों के साथ? देखिए, ये जो सारी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया हर जितने भी आप देखें, चाहे 80s में देखें, 90s में देखें, वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलती है जी। उसके बाद उस ज़माने में वेस्ट इंडीज़ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेलती थी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट जो थी वो समझ लें कि न्यूजीलैंड जैसे श्रीलंका है या बांग्लादेश इस टाइप की थी जी। स्लगिश पिचेस, 180, 200, 220 के मैचेस होते थे। फिर उन्होंने अपनी सारी जो इन्वायरमेंट है उसको चेंज किया, पिचेस चेंज की, अब सबसे ज्यादा रन न्यूजीलैंड में बनते हैं जी। ऐसे ही इसी तरह अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें तो इन्होंने 27 साल ये अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से ये बैन रहे, 92 में पहली दफा नजर आए जी। और लोग हैरान रह गए कि ये जॉन्टी रोड्स, क्रोनिया, ये कहाँ डोनाल्ड, ये 27 साल उन्होंने अपने आप को जो डोमेस्टिक्स में खेलते रहे, तो कितना वहाँ टैलेंट है, तो हैरान उन्होंने कर दिया। और अभी भी देखिए उनकी जो सोच है, जो आपका एनवायरनमेंट होता है, जो आपके जिस तरह प्लेयर जिस एनवायरनमेंट में खेलते हैं, वो रिफ्लेक्शन ऑफ योर नेशनल टीम होता है जी। तो वहां पे अगर आप जाके देखें तो पिचेस हार्ड है, रन्स बनते हैं, सेंचुरियन में तो आप 400 करके भी हार जाते हैं। तो हमारे अगर आप देखें तो मरी हुई पिचेस हैं, और यहाँ पे यही सिखाया जाता है कि जब तक आप 2000 रन्स नहीं कर देंगे आपको टीम की तरफ आने नहीं दिया जाएगा। वेयर एज आपने देखना ये कि अगर 50 ओवर है या वनडे है, उसमें आपको किस तरह के प्लेयर चाहिए, उस तरह के मैसेजेस नीचे जाएं, आप अपनी पिचेस को थोड़ा ठीक करो, उस तरह के प्लेयर्स को प्रोड्यूस कौन करेगा? आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही करेगा जी। तो यहाँ तो यही होता है कि जी पर्सनल ग्लोरीज,
अपने लिए मरी मरी टीमों के खिलाफ भी आपने किसी को नहीं खेलना। और ये आपको मैसेज कहाँ मिलता है, आपकी जो ये 15 आपने सेलेक्ट करके वर्ल्ड कप में लेके गए जी। स्वाइब बाबर, रिजवान, 2 बैटर्स हैं जिनके मैचेस हैं कुछ 100 से ज्यादा या 50 से ज्यादा। बाकी आप देख लें किसी के 5 हैं, किसी के 12 हैं, किसी के 20 हैं। इसका मतलब ये है कि जो पिछले 2, 3, 4 साल जो लोग खेलते गए हैं, इतनी कैप्स बांटी गई हैं, वो सारी फजूल थी। आपकी सोच ही कोई नहीं थी। हाँ जी। जब आप वर्ल्ड कप हिट कर रहे हैं तो अगर आप टीमें देखें, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसका एक्सपीरियंस देखें क्या है। बिल्कुल। एक बंदा अपने करियर की पीक से जाके भी थोड़ा नीचे आने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो कितना उनके पास एक्सपीरियंस है, कितनी गेम सेंस है उनके पास। इंडिया देख लें, रोहित शर्मा और अपने इमाम या अब्दुल्ला ऐसे ही को मैच है। मैं यही आपसे दूसरा बात पूछना चाह रहा था कि ये जो इतना बड़ा डिफरेंस हम अपने ही तरह कंपैरिजन में पूछते हैं, अब बाबर का भी बैटिंग स्टाइल देखें तो वो बड़ी शॉट्स नहीं है, इमाम के पास हो जाता है और लोग नाराज हो जाते हैं, रिजवान के पास नहीं है। अब वो आके भाई ये रैंकिंग का चक्कर या एवरेज का चक्कर, पर्सनल रिकॉर्ड और एवरेज की बात ही, एवरेज क्या है। अब तो मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर एवरेज तो बहुत सेकेंडरी रह गई, आपका स्ट्राइक रेट देखा जाता है और जब रिक्वायरमेंट देखी जाती है। मेरा तो खुद मानना यह है कि आप किसी के 20-30 रन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं रादर देन ऐसी सेंचुरी के जिसके करने के बाद आप हार जाए। तो इसको कैसे देखते हो और अप्रोच को कैसे चेंज किया जा सकता है? लेकिन आप एक पैटर्न जो चीजें एनवायरनमेंट आपको फोर्स करता करने के लिए, आप वो करेंगे तो वो टूर्नामेंट जीतेंगे। अब तो एक समझ आ गई ना, लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब इसका सिंपल फॉर्मूला है कि आप पहले बैटिंग करें, इतने सारे रन्स बना दें, ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा तो जो एवरेज और जो स्ट्राइक रेट का जो बोर्ड के ऊपर प्रेशर है वही आपकी विकेटें गिरा देगी। जी। तो पाकिस्तान क्या जीत सकता है सेकंड बैटिंग अगर आप रिमेनिंग मैचेस इनको 3 दफा करने पड़ गए तो? क्योंकि एक आर्ट होता है, जैसे कोहली है, वो उसकी स्पेशलिटी है चेजिंग रन्स एंड प्लेइंग बिग इनिंग्स। यस, उसका वो एक ट्रेडमार्क है। हमारे यहाँ जब आसान सिचुएशन होगी रन्स कर लेंगे, लेकिन जब चेज करना पड़ेगा, T20 में हमने ये देखा है 8 से एवरेज शुरू करते हैं, 16 की करके फिर कहते हैं आसिफ अली को तू मार, कुछ दिन कहते हैं तू मार। ये इफ्तिखार एक सरवाइव कर गया उन सारे जो भी एक इन्होंने लॉट बनाई। लेकिन मुझे नहीं लगता ये स्पिनर भी उसको सरवाइव करने देंगे। समझ आ गई है ना लोगों को, जिसके पास तो रिस्ट स्पिनर है वो तो इफ्तिखार साहब फारग है, वो साहब ही है फिर। हम रमीज सर से भी उनका कमेंट लेना चाहेंगे। सर, जब हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, एग्रेसिव माइंडसेट की बात करते हैं, तो किलिंग अप्रोच देखी जाती है और इसकी प्राइम एग्जांपल अगर हम देखें तो मार्को जेनसन और क्लासन की इनिंग्स की हम अगर बात करें तो दैट इज अ प्राइम एग्जांपल। फिर अगर क्लासन की बात की जाए तो उन्होंने पहली 39 बॉल्स पर बनाई, दूसरी 14 बॉल्स पर बनाई। और अगर हम मॉडर्न डे क्रिकेट की जहां बात करते हैं तो हमारी पावर हिटिंग अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, हमारी टीम और बहुत सारी और भी टीम्स के जो खिलाड़ी हैं या बहुत सारी और भी टीम्स वो इवॉल्व नहीं हो रही मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ साथ। उनका माइंडसेट वही है, वही स्टैटिक स्टाइल है, वही कन्वेंशनल स्टाइल में खेलते हैं। ये पावर हिटिंग अप्रोच कितनी ज़रूरी है और आप क्या समझते हैं इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, जो रन चेस था ना पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो 35-36 ओवर्स तक बिल्कुल ठीक क्रिकेट खेल रहे थे और हिसाब से हिटिंग भी कर रहे थे। पाकिस्तान की एबिलिटी छक्का मारने की जो है ना वो कम है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो गेम अवेयरनेस आपके हाथ से निकल जाए और आप गलत वक्त के ऊपर गलत शॉट मार के और आउट हो जाए। जो कि साउथ अफ्रीका ने बताया कि आप ठीक है, उनके पास है ऐसे प्लेयर्स जो कि छक्का लगाते हैं, क्लासन हो जाएं या एडन मार्करम हो जाएं, मगर फिर भी जो सिचुएशन को उन्होंने रीड करके और अप्लाई किया माइंड, वो देखने वाली बात है जो कि पाकिस्तान को भी देखना है। पाकिस्तान जो है वो अगर 340 तक ले जाता तो ये बहुत बेहतर रन चेज होता, मगर एंड में आके 5 ओवर्स भी पड़े थे और ऑल आउट भी हो गए। तो ये देखने की बात है ना कि आप छक्का ना लगाएं। चलें, महारत भी नहीं है, आप समझ लें ओल्ड तरीके से ये खेलते हैं और ये तरीके को बदलने के लिए फिर आपको प्लेयर्स वैसे चाहिए। ये डीएनए ऑल्टर करने के लिए ये नहीं हो सकता कि इन करंट प्लेयर्स के साथ
आप जो है वो एक्सपेक्ट करें कि ये क्लासन की तरह खेलेंगे। वो पीछे से ट्रेंड आते हैं और क्लासन हमेशा से छक्के लगाते हैं। ये ऐसा नहीं, मार्करम स्ट्रगल करते हैं, वो अलोंग द ग्राउंड ज्यादा खेलते हैं, मगर वो स्पिन के अगेंस्ट उनकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क। पाकिस्तान को स्किल लेवल भी बढ़ाना है, गेम अवेयरनेस बढ़ानी है, और जो सेट होगा फिर उसको 100, 125, 150 करना है इन पिचेस के ऊपर। ये 50-60 से आप 350, 350 करा। सर, जिस तरह से रमीज सर ने भी कहा कि हमें स्किल लेवल भी बढ़ाना है, गेम अवेयरनेस भी बढ़ानी है, ये कैसे बढ़ेगी? ये कैसे होगा ये मिरेकल? और खास तौर पे पावर हिटिंग कैसे इंप्रूव होगी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो पावर हिटिंग मुझे नजर आ रही है। देखिए, पावर होगी तो हिटिंग होगी। तो पावर कैसे? पावर आती है, आप ट्रेंड होते हो। अगर आप देख लें कोहली की जो ट्रेनिंग है जी, या देखिए पावर होती क्या है, ये जो आप छक्के मारते हैं लोग, वो कौन है? एक तो उनके जो लिवर है, उनकी हाइट लंबी होगी, जितने भी आपने, गेल ने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं, तो देख लें वो 6.5 फुट का है, इतने इतने मसल्स हैं। उसके बाद आप हेडन देख लें, पुराने जमाने, अभी भी देखें जो छक्के मारते हैं, क्या उनके पास रेंज ज्यादा नहीं है? क्या उनकी जो मसल्स हैं, पावर ज्यादा नहीं है? लेकिन देखिए श्रीलंका के कुछ साल मेंडिस ने बड़े छक्के लगा दिए हैं। उसकी विक्रमा की बात करें, छोटा सा है। एट टाइम्स आपको कितने मिलते हैं? 1% होंगे जो छोटे कद वाले, वो भी छक्के मारते हैं। लेकिन उनकी जो नेचर ऑफ प्ले है वो डिफरेंट है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, इस पर हम आके ब्रेक से आके बात करेंगे। भी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप गेम उठा दो। And we are right back after the break. You're watching World Cup game उठा दो। जी आकिब भाई, जैसे हमने देखा न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर कि इंडिया हैज वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट, कैसे देखते हैं डिसीजन को? देखिए, इसमें तो जैसे वो इस पिच में अगर आप देखें तो कोई फर्क इतना नहीं पड़ता। यहाँ पे थोड़ा कोल्ड है, बॉल थोड़ा सा सीम तो करेगा, और शाम को भी करेगा, शुरू में भी करेगा जी। इंडिया ने जो एक अच्छा काम किया है, क्योंकि फोर्स टेक तो चेंज है, क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं है जी। वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो एडवांटेज है बाकी सारी टीमों के ऊपर। मेरा नहीं ख्याल हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर किसी और टीम में है। बिल्कुल सही बात। तो उसका तो डेफिनेटली नुकसान होगा उनको, लेकिन ठीक है, उनकी जो पोजीशन है उसको रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन शामी को लाना इट्स अ गुड साइन, क्योंकि वो जो ठाकुर थे, मुझे समझ नहीं आती कि वो तो उनकी बॉलिंग या उसकी बैटिंग इंडियन जैसी टीम में वो फिट नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अच्छा है, शामी इज अ वेरी फाइन बॉलर, और साथ सूर्य कुमार यादव को भी दोनों तरफ से स्ट्रेंथन वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर, क्योंकि वो एक इंडियन टीम में इस तरह के प्लेयर हैं कि जो हट के खेलते हैं, जो 360 डिग्री पे मारते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर फॉर्म में आ जाएं, अपनी फॉर्म उनकी चल पड़े जी, तो सबसे डेंजरस अगर कोहली के बाद कोई प्लेयर उनके पास होगा तो ये सूर्य कुमार हो सकता जी। बिल्कुल। अच्छा, जब हम न्यूजीलैंड की टीम की बात करते हैं तो उनके पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं। आप क्या समझते हैं ये चीजें वैसे इंडिया को परेशान भी कर सकती हैं? तो व्हाट डू यू थिंक सेफ टोटल आज क्या हो सकता है जिसको इंडिया इजीली डिफेंड कर सकता है? देखिए, टोटल तो आपको 300 प्लस 350 तक जाएगा, जाना भी चाहिए। और उनके जो स्पिनर्स हैं, सेंटनर इज अ फाइन, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्मर एट द मोमेंट जी। रविंद्रा को उनके लिए मैनेज करना यार क्या कौन सी बड़ी बात है। तो स्पिन कोई बड़ी थ्रेट नहीं है, थ्रेट उनके वसीम बॉलर्स हैं, अर्ली ऑन डैमेज कर दें तो कर दें, अदरवाइज अब क्या सेंटनर कितना उनको परेशान करे। और इस पिच में वो वाली बात नहीं है कि जो टर्न शुरू हो जाए या बॉल ग्रिप होना शुरू हो जाए। और इनमें कुछ जीते हारे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ना, क्योंकि इनकी कोशिश ये है कि नंबर 1, 2 रहें जी। और ये देखें कि हमें कौन सी टीम चाहिए और उनको, और ये डरेंगे कि साउथ अफ्रीका ना आए, बट ये भी है कि साउथ अफ्रीका ने तो हार ही जाना डिसाइडर में जाके। और साइकोलॉजिकली ये भी कहीं ना कहीं होता है कि हमने पॉइंट टेबल पे टॉप पे फिनिश किया, आपको फिर 4th टीम मिलती है, 4th टीम का इंतजार करेंगे। लेकिन उसमें फाइट तो करनी पड़ेगी। 4th टीम भी जो है वो भी या तो ऑस्ट्रेलिया होगी तो या पाकिस्तान हो।
इंग्लैंड ने तो अपना बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर लिया है। जी तो अभी भी देखिए पाकिस्तान के पास चांसेस हैं, अगर यहाँ से अगर वो एक रिदम पकड़े, और वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है ना, इंडिया वाली नहीं परफॉर्मेंस से नहीं जीतती, वो ऑस्ट्रेलिया जीता है, वो है इस तरह से कि वो शुरू से एंड तक उसने किसी को पास ही नहीं आने दिया जी। बट ये न्यूजीलैंड का हर एक वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचना और इसी तरह से ऊपर से ऐसे ऐसे आना और ठक सेमीफाइनल से बाहर। और ये जो चैंपियंस टीम्स होती हैं ये आपको गिरती हैं उठती हैं, गिरती हैं उठती हैं, जब ये वहां तक पहुंचती हैं प्रेशर वाले गेम में तो प्रेशर इनको प्रेशर लगता नहीं फिर। और पाकिस्तान तो कभी सीधा नहीं जीत सकता। जब उसको सारे हमारे भी 92 हमारी फ्लाइट्स हो गई अनाउंस कि जी अब ये हार के तो यहाँ से यहाँ वापस आएंगे। अभी लास्ट देखे T20 किसी ने सोचा था पाकिस्तान फाइनल में जाएगी? ऐसे ही। तो ऐसे ये पाकिस्तान की अनप्रिडिक्टेबल, ये सही जा रहे हैं अभी तक, लेकिन अब सही ट्रैक पे अगर चल पड़े तो अरविंद भाई, आज के मैच ओब्वियसली इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच भी कहा जा रहा है। इस पे बात करने से पहले क्विकली आपकी 2-3 चीज़ों पे रहनुमाई चाहिए। एक तो हम साउथ अफ्रीका की अगर बॉलिंग की बात करें तो क्या खूबसूरत किस्म की बॉलिंग की, नगीडी की बात करें, रबाडा की बात करें, कोटजी को इन्होंने आप शामिल किया। अब ये देखें कि बात की जा रही थी कि शम्सी जैसा प्लेयर कैसे बाहर हो सकता है, और लास्ट मैच ये हारे भी, और कहा भी यही जा रहा था, कई कमेंटेटर को हमने सुना कि शम्सी के ना होने की वजह से हारे हैं। बट इनकी क्लैरिटी देखें कितनी क्लियर थी कि कोटजी को डाला और उसने क्या शानदार स्पेल किया, 3 खिलाड़ी का आउट किया। ये तमाम लिमिटेशन को मालूम रखना और क्लैरिटी होना, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपको हर एक की जो एक असेसमेंट है ना टैलेंट की, वो करनी है और फिर आपको वो बैक करने हैं बॉलर्स। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ये जो वर्ल्ड कप है ये बॉलर्स जिताएंगे। और बॉलर्स कैसे जिताएंगे कि 350 स्कोर करना था टीम ने, अगर आप उसको 310 में भी आउट कर देते हैं तो ये सक्सेसफुल बॉलिंग एफर्ट होगा। सो साउथ अफ्रीका को पता है कि कोटसी की स्किल लेवल क्या है, और वो उन्होंने बैक करते हैं और छोटे प्लेयर को बड़ा बनाती है ऐसी इंस्पायर्ड सिलेक्शन। और उनको पता है कि ये डिलीवर करेंगे, और उन्होंने किया। हालांकि ठीक है, गत्का चल रहा था, इंग्लैंड चांस ले रहे थे, और चांस ही लेना था। 400 पे तो हर बॉल पे उनको चौका छक्का ऑलमोस्ट लगाना ही था, तो उसमें चांसेस बने। मगर फिर भी मैं समझता हूं कि ऑनस्लॉट से एक यंग बच्चे हैं, ये नहीं घबराए हैं, और ये एनवायरनमेंट की वजह से है, और जो कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया है इनके अंदर, सिलेक्शन इंस्पायर्ड करके कि नहीं, हम तुम में बिलीव करते हैं और तुम ही आके डिलीवर करोगे, उससे बड़ा फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस से। 92 वर्ल्ड कप की टीम में कई ऐसे आधे प्लेयर्स थे जो कि इस तरह की पूरे प्लेयर्स बल्कि चैंपियंस बना दिया इस तरह की इंस्पायर्ड सिलेक्शन से। तो ये ग्रेट लीडरशिप। अच्छा रमेश सर, जब हम डिफाइड चैंपियंस इंग्लैंड की बात करते हैं तो वर्ल्ड कप में फेवरेट माने जा रहे हैं और उनका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो इस तरह की कंडीशंस में आते हैं वो स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आते हैं। और अगर उनके बैटर्स की बात की जाए, बॉलर्स की बात की जाए, तो दे आर नॉट इवन परफॉर्मिंग। आप क्या समझते हैं कि किन एरियाज में वो ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं जिनमें उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है? ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऑब्वियसली क्वालिटी टीम्स दूसरी भी हैं, मेहनत करके आई हुई हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया घर में, फिर यहाँ पे आके बड़े बड़े उन्होंने अपसेट किए हैं। सो उसी अप स्विंग में फंस गए बेचारे इंग्लैंड वाले। हालांकि टीम इनकी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी टीम है, क्योंकि ऑलराउंड स्ट्रेंथ है, हिटें भी मारते हैं और फिर निडर और फेयरलेस क्रिकेट भी खेलते हैं। बट बॉलिंग जो है वो बेकार हुई है। सो जब आपकी बॉलिंग तगड़ी होगी और चॉइसेस ठीक होंगी तो फिर ही आप आगे बढ़ेंगे। बैटिंग सरफेस के ऊपर मैं समझता हूं कि बाकी मुल्कों की बॉलिंग जो है, जैसे भारत हो गई, जैसे न्यूजीलैंड हो गई, जैसे साउथ अफ्रीका हो गई, अभी तक वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं निस्बतन इंग्लैंड के। इसी तरह से पाकिस्तान की बॉलिंग को बहुत बेहतर परफॉर्म करना है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास से बिल्कुल एक ऑर्डिनरी बॉलिंग स्पेल हो रहे हैं और स्टिंट्स हो रहे हैं। सो पाकिस्तान को भी समझना है कि अगर आपने सरवाइव करना है तो आपकी बॉलिंग को खड़े होना है, और आपने बल्लेबाजों को थोड़ा सा तो चांस देना। वो 365 तो नहीं कर सकेंगे हर दफा। तो इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जो एडजस्ट नहीं करा, और जो उनको मार पड़ी है वो अफगानिस्तान के मैच से मार पड़ी है, क्योंकि वो मैच जीतने वाला था, एक मिनों से हारे हैं। सो अब इनको खड़े होना है, और फिर अब कोई मोजा इनको बचा सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये आगे जा पाएंगे सेमीफाइनल में। बिल्कुल ऐसे ही। आके भाई, अब जो हम बात करें बड़े टोटल की,
अब टीम जो पहले खेल रही है उनकी कोशिश है कि 350 प्लस किया जाए, और हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड के पास उनके कैप्टन केन विलियमसन भी नहीं खेल रहे, बट डिस्पाइट ऑफ इट वो जीतते चले जा रहे हैं, और क्लैरिटी उनको भी बहुत ज़्यादा है कि हर प्लेयर को पता है मेरा रोल क्या है। अब क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि न्यूजीलैंड क्या किस अप्रोच को, किसको टोटल को सामने रखते हुए जाएगी? 350 वुड बी द आइडियल स्कोर फॉर देम। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए जो उनकी सिलेक्शन है वो आपको बताती है उनका माइंडसेट क्या है। दे डोंट केयर कि कौन लाजमी खेलेगा। रविंद्रा उन्हें मिला, उन्होंने उसको चांस दिया, उन्होंने उसको परमानेंट अपना प्लेयर बना दिया जी। जो चैपमैन को खिलाना, एक यंग टैलेंट, जिस तरह से वो आके नीचे से रविंद्रा ऊपर से डैमेज करता है, नीचे से चैपमैन नहीं छोड़ता बिल्कुल। और बीच में उनके जो प्लेयर्स हैं वो सारे ऐसे नहीं है कि आप वर्ल्ड कप में आके पाकिस्तान की तरह आपने टीम बनाई है। दे न्यू कि उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, उन्होंने किस तरह से वर्ल्ड कप को टारगेट करना है। ट्रेंट बोल्ट को उन्होंने कहा हमने नहीं तुम्हें खिलाना, तुम इधर उधर खेलो, अपनी लीग एंजॉय करो, हम तुम्हें खिलाएंगे, वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को रेडी करो। तो इसलिए उनको पता था कि वो वर्ल्ड कप की कैंपेन में किस स्ट्रेंथ से आ रहे हैं। उनकी अब बॉलिंग की मैच्योरिटी आप देखिए, बोल्ट करा रहे हैं, हेनरी करा रहा है, फर्गूसन करा रहे हो, ये तीन जो है ये मैच्योर बॉलर है जी। ये ऐसे हैं कि जो एक्यूरेट है, दे नो देयर स्ट्रेंथ। सेंटरन जैसा स्पिनर है, रविंद्रा जैसा स्पिन बॉलर है जी। तो आई थिंक वही आके भाई जैसे हम बात कर रहे थे कि प्लेइंग 11 की बात करें तो न्यूजीलैंड की तो सेम साइड हमें नज़र आ रही है जो लास्ट मैच खेली थी। विल यंग ओबियसली खेल रहे हैं केन विलियमसन की जगह, बाकी 3 पेसर हैं। और एक सबसे अच्छी चीज आप इसमें देखें कि जो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन है सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है बिल्कुल। और ये किसी बॉलर को सेट नहीं होने देते। कुछ किसी भी बॉलर को की ख्वाहिश होती है कि चलो अगर लेफ्टी है तो लेफ्टी मेरे को एक ओवर तो खेले। जब 2 राइटी होते हैं तो आपको पता होता है, आपकी लाइन खुद से आप बना लेते हैं या उनको आप किसी फील्ड सेट करके। और जब आपके एक बार राइट है लेफ्ट है और 2 बॉल राइटी को 2 लेफ्टी को, एक तो आपके एक्स्ट्रास बढ़ जाते हैं, वाइड बॉल बढ़ जाती है, दूसरा आप एज बॉलर आप सेटल नहीं होते। तो ये सबसे अच्छी उनकी मास्टर स्ट्रोक है जिस तरह से उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अरमीज भाई आपकी तरफ भी बढ़ते हैं आज के मैच के हवाले से। एक तो ये जिस तरह हमने शुरू में इंट्रो में कहा कि ये बैटल आज उस टीम का भी है कि जो अनबीटेबल रहेगी, एक उसकी फाइट है, नर्व्स की गेम भी है, और कहीं ना कहीं मार्क छोड़ना चाह रहे हैं। डिबेट जब से वर्ल्ड कप हो रहा है कि दोनों में से बेस्ट साइड कौन सी है, एक तो उस हवाले से ज़रा बताइए, और क्या लगता है कि किस टीम का कम्बिनेशन आपको ज़्यादा बेहतर लगता है? क्योंकि भारत को एक जॉर्ज तो आया है कि जिस तरह हमने कहा कि हार्दिक पांड्या दुनिया का बेस्ट एक ऑलराउंडर है, और जो कम्बिनेशन के अंदर वो जो एक ज्वाइंट बनाता है बैटिंग और बॉलिंग के अंदर, वो एक आउटस्टैंडिंग है। कैसे उनकी एब्सेंस को भी देखते हैं आप? देखिए दोनों टीम्स, एक तो बैटल ऑफ द अनबीटन्स है, तो ये बहुत बड़ा मुकाबला है, शायद प्रॉब्ली इस वर्ल्ड कप का सबसे अच्छा मुकाबला होगा फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। भारत जो है वो इस वर्ल्ड कप की रेस में सबसे आगे है, क्योंकि जिस हिसाब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो लाजवाब क्रिकेट खेल रहे हैं और जीत रहे हैं। न्यूजीलैंड के जीतने का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है, भारत को अगर आप सामने रखते हैं उतने फ्लैम्बॉयंट नहीं है, मगर प्रोसेस के थ्रू ये अचीव करते हैं ग्रेटनेस या रिजल्ट्स, और स्मार्ट टीम है। कंडीशंस देखेंगे, ऑपोजिशन को देखेंगे, उसके बाद एडजस्ट करेंगे और फिर फेयरलेस क्रिकेट ये भी खेलते हैं। इनको पता है कि रेपुटेशन से वो खौफजदा नहीं होने वाले, और भारत को भी आइडिया है कि अगर टीम जो बीट करने वाली है वो न्यूजीलैंड ही है, और उनका स्टर्न टेस्ट भी होगा क्योंकि हार्दिक पांड्या भी नहीं है। हार्दिक पांड्या जो है ना वो मेन स्ट्रीम बैटिंग और टेल एंडर्स के बीच में बहुत जबरदस्त एक कनेक्टिविटी है उनके थ्रू। सो और फिर वो आई बॉल करते हैं ऑपोजिशन को, बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग है, और मैंने ये भी सुना है कि टीम मीटिंग्स में बहुत लताड़ते हैं वो सीनियर प्लेयर्स को। अगर वो कहीं उनको दिखता है कि अपने माइलस्टोन्स के लिए खेल रहे हैं या कहीं दिखता है कि थोड़े बहुत 19-20 परफॉर्मेंस हो रही है, तो कहा ये सुनने में यही आ रहा है कि बिल्कुल किसी का लिहाज किए बगैर वो बिल्कुल बात कर जाते हैं। सो उस लिहाज से भी उनका एक लीडरशिप रोल है, और एक तरह से रिमाइंडर वो देते रहते हैं, रिमाइंड करवाते रहते हैं भारत को कि आपको क्या चीजें ठीक करनी है। तो ये बहुत बड़ा मिस होगा, बट मैं समझता हूं कि भारत को एडवांटेज है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनके पास सबसे स्ट्रॉन्ग 12th मैन है भारत के पास, वो है ये क्राउड, और हाउसफुल होगा और क्राउड उनके लिए चीयर करेगा सिर्फ। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, एक आप धर्मशाला में मैच होगा और ऑब्वियसली आप उन कंडीशन को बेहतर समझते हैं, आप उधर मौजूद हैं।
एक तो थोड़ा पिच के वाले से बताइए, और आपकी नज़र में क्या टोटल एक्सपेक्ट करते हैं इस पिच पे होगा पहले खेलते हुए? देखिए, भारत को सामने रखते हुए तो आप कुछ भी टोटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक बहुत जबरदस्त बल्लेबाज हैं, और अगर शिकंजे में फंस गया न्यूजीलैंड के तो न्यूजीलैंड तो फिर मार पड़ेगी उनके। हालांकि आउटफील्ड अच्छी नहीं है धर्मशाला की, सैंड बेस्ड है, डाइव मारना मुश्किल है। हो सकता है कि थोड़े बहुत जो है वो 19-20 हिचकिचाहट हो पिच को भी लेके और आउटफील्ड को भी लेके, सो शायद हमें उस तरह की एनर्जी ना नजर आए जिस तरह की आम पिचेस पे होती है। बट देखें, भारत ये है ना, मोमेंटम जो है इसको बरकरार रखने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि अगर भारत पहले बैटिंग करता है तो 300 तो कम से कम उनको करना चाहिए, या 270 करते हैं तो फिर न्यूजीलैंड का एक चांस बन जाता है। न्यूजीलैंड की बॉलिंग ठीक ठाक है, उनके पास स्पिनर अच्छे हैं। ऐसे ही इस पे डिस्कस करते चाहे ना, इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर हम स्टैट्स देखते हैं तो ओवरऑल जो देखा जाए तो 116 मैचेस दोनों टीम में हुए, और 58 टाइम भारत विक्टोरियस रहा और 50 दफा न्यूजीलैंड। बट अगर वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो वर्ल्ड कप में बड़ा एविडेंट है कि भारत सिर्फ 3 मैचेस जीता 8 मैचेस में से, और 5 मैचेस जो है वो न्यूजीलैंड ने जीते। इसका मतलब ये है कि जब कई बाहर खेलते हैं या कुछ ऐसा होता है तो उसमें फिर वो डोमिनेंस हमें नजर आती है न्यूजीलैंड की, कि वो इनसे काफी बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। जी आके भाई, आज कोई डोमिनेंस आपको न्यूजीलैंड की टीम की नजर आ रही है? डू यू थिंक इस तरह से हिस्ट्री रिपीट होने वाली है अगर हम ओडीआई वर्ल्ड कप्स की बात करें? देखिए, इंडिया में नहीं किसी को जीतने देता, और न्यूजीलैंड में नहीं हारती। तो जो न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस हुए हैं, अगर तो वो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप है तो वो भी न्यूजीलैंड को एडवांटेज आता है। इंडिया में ही ज़्यादा वर्ल्ड कप हुए हैं, अगर शेयर भी हुए हैं तो वो आ गया बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। सो आई थिंक ये एक टिपिकल कंडीशंस है जहाँ इंडिया डोमिनेट करता है। न्यूजीलैंड की ऐसी टीम है कि जो हर कंडीशंस में वो परफॉर्म कर, शुरू में ये ऐसे नहीं होते थे, लेकिन अब वो एक ऐसी टीम है जो इंटरनेशनली हर ग्राउंड के ऊपर, इंडिया में भी आप आके देखें, सबसे बैलेंस्ड और सबसे अच्छी क्रिकेट जो है वो न्यूजीलैंड खेल रहा है। दोनों एक जैसी टीमें हैं। जो एक एडवांटेज हम जो दूसरी टीमों के अगेंस्ट इंडिया को एडवांटेज है, वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, बैटिंग में एक्सपीरियंस है, बॉलर्स बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है और एक्सपीरियंस है। अच्छा, इंडिया की अगर आखिर भाई बात करें तो वीकनेस 2 चीज़ों में जो जितनी मैंने क्रिकेट फॉलो की है, एक तो इनके पे अटैक किया जाए, अग्रेसिव आए तो ये बिल्कुल स्टटर कर जाते हैं, ये अपनी बेसिक से हट जाते हैं। दूसरा ये है कि अगर भारत को तगड़े बॉलर बॉल करते हैं, फास्ट बॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, और अच्छे पेस के साथ है तब भी ये स्ट्रगल करते हैं, ये भी इनकी हिस्ट्री रही है। तो ये सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं इनके पास, न्यूजीलैंड के पास, तो आपके ख्याल में ये कितना डेंट कर सकते हैं भारत को? देखिए, जो इंडियन बैटिंग है टॉप ऑर्डर, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर जब वो लेट इन स्विंग होता है उनको राइट हैंडेड को, वहाँ फंसते हैं। तो बोल्ट एक ऐसा बॉलर है कि जिसको नया बॉल बहुत अच्छा आता है विद कंट्रोल, वो अगर ऊपर से डैमेज कर गए तो फिर न्यूजीलैंड के पास चांस है। और अगर वो 10 ओवर निकाल गया कोई ऐसा जो एक डैमेज ना क्रिएट कर सके, तो फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले तो उन्होंने रन्स बनाने हैं। अगर वो करते हैं 340-50 रन्स, तो फिर तो उनकी बॉलिंग है कि डिफेंड कर पाए। लेकिन फिर भी ये आज की जो पिच है, कंडीशंस है, ये समझे कि इंग्लैंड जैसी कंडीशंस है, ठंड भी है धर्मशाला में, बादल भी होंगे, बॉल जो है वो थोड़ा सीम होता है, और फास्ट बॉलर्स के लिए इसमें एडवांटेज हो। ठीक है, हमारे पास एक मैसेज भी आया है, बबीता कहना चाह रही है कि कल पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का मैच है, सो व्हाट डू यू थिंक, कौन सी साइड आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है? फिर जब हम कह रही हैं, वो ये भी कह रही है दुआओं की जब बात करते हैं दुआ के साथ, तो दोनों टीम्स दुआएं भी कर रही होंगी। मुसलमान टीम्स है, देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि हमारी टीम को दुआ की जरूरत है, वो कह रही है कल जो है ना दुआएं नहीं चलेंगी क्योंकि उधर भी दुआएं हैं। और ये प्रैक्टिकली बात भी हुई, एक दफा हमारा ये होता है ना, हम मैच से पहले को दायरा से लगाते हैं, उसमें दुआ पढ़ते हैं, फिर मैंने वर्ल्ड कप का मैच था 2011 में, तो एक तरफ हमारी दुआएं हो रही, एक तरफ बांग्लादेश की दुआएं, और मैंने कहा यार वो किसकी सुनेगा, तुम इसको दुआ करना फैंस का काम है, आपका काम है, मतलब बबीता दुआओं पे तवज्जो दें इस टाइम। हाँ, बबीता का काम है वो दुआएं पढ़े, और पाकिस्तानी टीम का काम है क्रिकेट खेलने, और जो फासला है बिटवीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वो बहुत बेहतर पाकिस्तानी टीम है। और ये बेहतर परफॉर्मेंस आनी भी चाहिए।
वो जो खौफ है उससे बाहर निकले। दुआओं पे जितना हो तो फिर तो बांग्लादेश भी कोई मैच ना हारे, अफगानिस्तान भी ना हारे और यूएई भी ना हारे। देखिए गेम में दुआ का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फैंस क्योंकि वो ख्वाहिश होती है, फैंस का काम होता है। हम प्लेयर्स थोड़ी दुआएं मांग के जीत सकते हैं। हम तो अपनी स्किल के ऊपर और जो करेज है जी वो आपको जताती है। दुआ के साथ दुआ भी तो करनी है ना, जब दुआ तक के साथ दवा भी जरूरी है। हमारी टीम को तो दुआई वो है कि आपके आपके अंदर करेज होनी चाहिए टू टेक एंड अब्सॉर्ब द प्रेशर, इम्पॉसिबल, और वहां बताएं ग्राउंड में अपनी प्रेजेंस। अभी तक ये जो पाकिस्तान आ रहा है ढीला ढीला, डरे डरे, सहमे सहमे, ऐसे कोई नहीं छोड़ेगा आपको, वो और मारेंगे। आकिब सर ठीक है, लेकिन ये हमारे कैप्टन की परफॉर्मेंस पे जब हम बात करते हैं, कब इम्प्रूव करेंगे भाई? और हम कहते हैं जी बहुत वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। आप अगर अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स बनाने पे और आप नंबर 1 वर्ल्ड के बैटर बनने में आप इंटरेस्टेड हैं और आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे सारा फोकस है, फिर आप वर्ल्ड कप में आए ना, फिर आपको क्या जरूरत है? आपकी जो माइंडसेट है, जो आपने जिंदगी में अचीव करना है, आप एक्सपोज हुए बगैर रह नहीं सकते जी। तो ये बहुत हो गई, मैं नंबर 1, दिस वन नंबर 2, एग्जैक्टली, यू नो इट डजंट वर्क लाइक दिस। यस, देखो एक ही चीज रह गई ना, फिर आपके पास अभी मौका है, फॉरगेट अबाउट नंबर 1, 2, 3 जो भी है। 92 के चैंपियन हम हैं जी, ठीक है, और ये हकीकत है। और हमने वहां पे करेज दिखाई थी, मुश्किल टाइम में लड़े थे, तो आज तक लोग इज्जत भी करते हैं, याद भी करते हैं। अब हम थक गए हैं कि हम हमारे से ये जिम्मेदारी ले लो वापस, किसी और के गले में डाल दो। दिस इज द टाइम। अभी भी ये क्रिकेट को, ये क्रिकेट से ज्यादा ये माइंडसेट है जो इन्होंने इंग्लैंड जो इन्होंने खेली है क्रिकेट इंडिया के अगेंस्ट जी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ये क्रिकेट से अलहदा है, जो बात ज्यादा है जिसका हमें अफसोस है। डर डर के सहम कैच ड्रॉप होने के बाद कौन इस तरह इस आपका एनवायरनमेंट क्या, कोई उसके पास भाग के गया कि कोई बात नहीं हो जाता है, क्योंकि वो आया ही डरा हुआ है। जब आपका प्लेयर ग्राउंड में जाने से पहले डरा हुआ है, इट मींस कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें प्रॉब्लम है। एनवायरनमेंट को ठीक करने की हम कोशिश करते हैं और इधर के भी एनवायरनमेंट को अच्छा करते हैं। अभी हम अपना हरीसा मंगवा चुके हैं, हम खाने की तैयारी करते हैं। हमें अभी फिलहाल दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, बल्कि मिड ब्रेक में मुलाकात होती है, रात को भी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें और क्रिकेट एंजॉय करें संडे के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।